हाय एंड वेलकम टू कामरू नोट्स यूट्यूब चैनल। यहाँ मिलेंगे आपको वीडियो नोट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो आज का टॉपिक है मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ यूरिया। यूरिया के प्रोसेस में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। देखो, हर इंडस्ट्री का मेन उद्देश्य होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को बढ़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करे। तो यूरिया के केस में हम ऑटोक्लेव की रिएक्शन से ज़्यादा प्रॉफिट को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और हम जानते हैं ऑटोक्लेव की रिएक्शन के बाद हमको यूरिया, अमोनियम कार्बामेट और कई सारी ऑफ गैसेस मिलती हैं। ऑटोक्लेव में होने वाली रिएक्शन के बाद हमको यूरिया मिलता है, जिसको हम अलग अलग एवोपरेटर्स में ले जाके उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं और अमोनियम कार्बामेट को रिसाइकिल करके दोबारा से यूरिया की फॉर्म में चेंज किया जाता है। इन सभी प्रोसेस के दौरान हमको कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। तो चलिए उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। तो टेम्परेचर, प्रेशर और NH3CO2 का रेशियो और फीड रेट, ये वो फैक्टर हैं जो ऑटोक्लेव में होने वाली रिएक्शन पर अपना असर डालते हैं। अब इन फैक्टर को कंट्रोल में करना एक मेजर प्रॉब्लम बनी रहती है। तो चलिए इन फैक्टर के बारे में और अच्छे से जानते हैं। यूरिया के केस में जब ऑटोक्लेव में प्रेशर को इंक्रीज़ किया जाता है तो प्रोडक्शन रेट भी बढ़ जाता है, लेकिन प्रेशर को इंक्रीज़ करने से ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। मतलब हमको महंगे रिएक्टर यूज़ करने पड़ेंगे। अगर हम महंगे रिएक्टर यूज़ करेंगे तो जो हमारा उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पाने का, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम बनी रहती है इंडस्ट्री में। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। अगर ऑटोक्लेव में टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो प्रोडक्शन रेट भी बढ़ जाता है, लेकिन टेम्परेचर मैक्सिमम 175 से लेकर 180 डिग्री सेल्सियस तक ही होना चाहिए। अगर टेम्परेचर इससे ऊपर जाता है तो हमारा जो यूरिया है वो ब्यूरेट की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ब्यूरेट एक हानिकारक कंपोनेंट होता है। मैं इसके बारे में आपको अभी आगे बताता हूँ। पर हम सब जानते हैं अमोनियम कार्बामेट के डीकम्पोजिशन से हमको यूरिया मिलती है, लेकिन प्रोसेस की डिमांड है कि अमोनियम कार्बामेट के लिए ऑपरेटिंग प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए डिसोसिएशन प्रेशर के। और हमें साफ साफ दिख रहा है कि 180 एटीएम्स पर जो टेम्परेचर है वो है 190 डिग्री सेल्सियस। अमोनियम कार्बामेट से यूरिया प्राप्त करने के लिए हमको टेम्परेचर 190 डिग्री सेल्सियस रखना है। अगर यूरिया के फॉर्मेशन के दौरान भी टेम्परेचर 190 डिग्री सेल्सियस रहता है तो हमारी यूरिया डीकम्पोज होके ब्यूरेट में चेंज हो जाएगी। तो ऑटोक्लेव टावर में अमोनियम कार्बामेट और यूरिया के लिए अलग अलग टेम्परेचर को बैलेंस करना भी एक मेजर प्रॉब्लम होती है। अब बात कर लेते हैं ब्यूरेट क्या होता है। ब्यूरेट अंकुरित बीज के लिए और एनिमल्स के लिए हानिकारक कंपाउंड होता है। अभी हम जिन प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे थे, अगर उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन नहीं निकाला जाए तो उन सभी प्रॉब्लम से एक नई प्रॉब्लम्स और शुरू हो जाती है, वो होती है कोरिजन। कोरिजन क्या होता है कि रिएक्शन के टाइम जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑटोक्लेव टावर की सतह पे बहुत ज़ोर से टकराते हैं, जिससे क्या होता है जो हमारा ऑटोक्लेव टावर होता है उसको बहुत बड़ा नुकसान होता है, जो कि एक मेजर प्रॉब्लम होती है। और हम जानते हैं इंडस्ट्री का मेन मोटिव होता है कि हमें किसी भी प्रकार से नुकसान ना हो। ठीक है, कोई भी गैस, कोई भी कंपाउंड हमारा वेस्ट नहीं जाना चाहिए। ऑटोक्लेव की रिएक्शन के बाद हमको यूरिया के साथ अनरिएक्टेड अमोनियम कार्बामेट मिलता है, जिसका यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अब अनरिएक्टेड अमोनियम कार्बामेट को यूरिया में चेंज करना और उसको रिसाइकिल करना भी एक मेजर प्रॉब्लम होती है। तो चलिए इसके बारे में और अच्छे से जानते हैं। क्योंकि जब यूरिया और कार्बामेट ऑटोक्लेव से निकलकर इवोपरेटर्स में पहुंचती है तो इवोपरेटर में एक ही टाइम में यूरिया की कंसंट्रेशन को बढ़ाया और कार्बामेट को डीकम्पोज करके यूरिया बनाना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कार्बामेट
190 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर डीकम्पोज होकर यूरिया में चेंज हो जाता है। वहीं 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर यूरिया जो होता है डीकम्पोज होकर ब्यूरेट में चेंज हो जाएगा। तो एक ही टाइम पर दो रिएक्शन नहीं हो सकती, तो मजबूरन हमको कार्बामेट को यूरिया से अलग करके रिसाइकिल करके दोबारा से यूरिया में चेंज करना होता है, जो कि एक मेजर प्रॉब्लम होती है। प्रोडक्शन ऑफ ग्रैनुलर यूरिया, यूरिया को दानेदार की फॉर्म में चेंज करना भी एक मेजर प्रॉब्लम होती है। मोल्टन यूरिया को कुछ सेकंड के लिए एयर के कांटेक्ट में लाना भी एक मेजर प्रॉब्लम होती है। आप चाहो तो इस नोट्स को नोट करके भी अपने तरीके से समझ सकते हैं। अगला जो स्टेप होता है वो होता है हीट का अच्छे से यूज़ करना और हीट को ऑटोक्लेव टावर में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब फैलाना। हम जानते हैं ऑटोक्लेव टावर का साइज़ बहुत बड़ा होता है और उसमें कई सारे सेक्शन होते हैं। हर एक सेक्शन में अलग अलग रिएक्शन होती है, तो हर एक सेक्शन को हीटअप करना भी एक मेजर प्रॉब्लम बनी रहती है। उसके लिए हम महंगे महंगे कॉइल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, और सेंसिबल इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। सेंसिबल इंडिकेटर का काम जो होता है वो हमको ये बताता है कि किस सेक्शन में कितना टेम्परेचर है। अब जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कोरिजन। हमें पता है कि जब रिएक्शन होती है तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं रिएक्टर या ऑटोक्लेव टावर के सतह पे बहुत ज़ोर से टकराते हैं, जिससे ऑटोक्लेव टावर को बहुत बड़ा नुकसान होता है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, अच्छे मटेरियल का यूज़ करते हैं। हम ऐसे पार्ट्स ऐड करते हैं ऑटोक्लेव टावर में जो कि कोरिजन के टकराव को सह लें। तो चलिए अब उन मटेरियल को भी नोट डाउन कर लेते हैं। ये हैं वो मटेरियल जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक इंडस्ट्री में मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब सभी परेशानियों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी प्रोसेस में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। देखो यूरिया बनाने के कई सारे मेथड हैं, ठीक है। हम हर एक मेथड को एनालाइज करते हैं कि कौन सा मेथड ठीक रहेगा, किस मेथड में प्रॉफिट हो रहा है, किस मेथड से हमें कम से कम परेशानी आएगी। इन सभी के बारे में हम आराम से सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में प्रोसेस के बारे में सोचना आज के टाइम में कि कौन सी प्रोसेस ठीक रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी, ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है।